हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये बेसिक चीज़ें बता चुका था कि अगर डीऑक्सीराइबो के साथ अगर एडेनिन अटैच हुआ तो उसे क्या नाम रखेंगे? डीऑक्सी एडिनोसाइन। ओके, तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कोई भी जो पेंटोज शुगर होता है तो उस पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और कौन से कार्बन से नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। तो देखो, ये आपका पेंटोज शुगर है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 और ये कार्बन नंबर 5 है। कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है ये आपका नाइट्रोजनस बेस और कार्बन नंबर 5 से अटैच है आपका ये फॉस्फेट ग्रुप। ये देखिए, तो फाइनली फॉस्फेट ग्रुप के OH से और इसके OH से H वाटर निकल जाता है। एंड फाइनली अगले इस डायग्राम में देखना कि आपका जो ये फॉस्फेट ग्रुप है इसके इसका O ऐसे करके इनमें एक बॉन्ड दिखाया हुआ है। तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड है ये? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है। उसके बाद मैंने ये दिखाया कि जो आपका पेंटोज शुगर है और ये नाइट्रोजन बेस है, इनके बीच में जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो अब ना ये बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये बोर्ड्स में भी आया हुआ है और जनरली आपको नीट में क्वेश्चन दिख जाएगा कि न्यूक्लियोसाइड कंस्टिट्यूट ऑफ एंड या न्यूक्लियोटाइड कंस्टिट्यूट ऑफ, मतलब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है। तो देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। पर अगर मैं आपसे पूछूं न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है फॉस्फोरिक एसिड प्लस न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है। तो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। अगर मैं आपसे बोलूँ कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, बोलोगे फॉस्फोरिक एसिड होता है और न्यूक्लियोसाइड होता है। अगर आपको और खोल के बोलना है तो बोल सकते हो कि फॉस्फोरिक एसिड प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, इन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम जो है न्यूक्लियोटाइड का ही है। इसमें दिखा रखा है पहले कार्बन पे आपका नाइट्रोजन बेस अटैच है, फिर आपके पांचवें कार्बन से क्या अटैच है? फॉस्फेट ग्रुप। एंड फाइनली ये क्या कहलाएगा? पूरा इकट्ठा, इस पूरे को इकट्ठा हम बोलेंगे ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, चलो अब भी बात आती है कि हम DNA को डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं और RNA को राइबोज बोलते हैं। रीज़न ये है कि राइबोज में सेकंड कार्बन पे OH प्रेजेंट होता है, वहीं अगर हम DNA की बात करें तो सेकंड कार्बन पे OH में से O हट जाता है, से बचता है क्या? H। यही रीज़न है कि ऑक्सीजन गायब होने की वजह से सेकंड कार्बन पे से क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज। बाकी कोई आंसर नहीं है। बाकी ये देखिए, आपका नॉर्मल ये पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, ये आपका। अब देखो, जब भी कोई नया न्यूक्लियोटाइड आता है तो हमेशा नया न्यूक्लियोटाइड पेन मतलब अगले वाले, मतलब जो भी उसके ऊपर प्रेजेंट है, या मतलब सिंपल सी बात है, कोई एक न्यूक्लियोटाइड से अगर नया न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा तो वो किस एंड से अटैच होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ये अटैच होता है उसके 3 डैश से। ठीक है, कैसे समझाता हूँ मैं आपको। हाँ, एक चीज़ और भी कि ये आपको दिख रहा है कि ये आपका पेंटोज शुगर है प्लस ये नाइट्रोजन बेस है प्लस एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट। तो इसको हम कह सकते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। और ये कितने फॉस्फेट हैं? एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो है ये सबस्ट्रेट की तरह है। हाँ, तो ध्यान रखना कि जो DNTPs होते हैं इनको बोलते हैं कि ड्यूअल नेचर शो करते हैं। ड्यूअल नेचर का मतलब ये होता है कि एक तो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, एंड दूसरा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब क्या है बताऊंगा मैं, उससे पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए ये एक ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड है। अब इस न्यूक्लियोटाइड के 3 कार्बन पे जो OH है इससे वो अटैच होगा, मतलब वाटर बन के निकल जाता है, पर अटैच किसके साथ? इस थर्ड कार्बन से। तो कैसे कोई भी अटैच होता है? पहली बात तो जो नया न्यूक्लियोटाइड होता है
उसमें 3 आपको फॉस्फेट दिख रहे हैं, ठीक है। तो उनके बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेंगे एंड फाइनली जब इनके जो बॉन्ड टूटता है, जैसे एटीपी टूटता है तो एनर्जी मिलती है, वैसे ही जब ये टूटेगा तो उनसे एनर्जी मिलती है, प्लस बाकी इस पेंटोस शुगर में एक फॉस्फेट रहेगा और एक नाइट्रोजन बेस रहेगा। तो ये पूरा उठकर इससे थर्ड डैश से अटैच हो जाता है। जब वो अटैच होता है ना, अटैच होते वक्त आपको ना दिखेगा कि देखो, ये आपका ये वाला था ये, ठीक है। तो इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये देखो ये वाला पॉइंट, ये इसके ओ एस से अटैच होता है एंड फाइनली एक ऊपर पी ओ बॉन्ड बनता है, इसे बोलते हैं फॉस्फेट बॉन्ड, और एक इधर बनता है इधर पी ओ, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो ये भी एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, क्योंकि इसमें आपको 2 फॉस्फो एस्टर बॉन्ड दिख रहे हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोल सकते हैं? फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। ओके, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ये बन गया आपका। अब उसके बाद जो मैंने लिखा है वो चीज़ कि ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट टू प्रोवाइड एनर्जी। तो जब वो बॉन्ड टूटेंगे इनके बीच में ये वाले, तो आपको एनर्जी मिलती है। एंड फाइनली फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बिटवीन 3 डैश एंड 5 डैश, दे आर नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अगर देखोगे, एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, तो दो जगह फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बनते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जब भी कोई मान लो एक नया न्यूक्लियोटाइड आता है, तो नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा कौन से कार्बन से अटैच होता है? तो याद रखना 3 डैश से अटैच होता है, ठीक है। आगे फिर वही चीज़ समझाई मैंने कि ये आपका फॉस्फेट ग्रुप, ये आपका पेंटोस शुगर, ये आपका नाइट्रोजन बेस। तो ये एक नया न्यूक्लियोटाइड है, मतलब बोल सकते हो कि प्रॉपर इसमें 3 फॉस्फेट हैं, 3 फॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट का बॉन्ड टूटेगा एंड फाइनली ये जो बचा, ये जो इतना पार्ट है वो इससे अटैच हो जाएगा, इससे मतलब इसके 3 डैश से अटैच होता है। जब 3 डैश से अटैच दिख रहा है, देखो मैं दिखाया अटैच होते हुए, फिर एक और मान लो ये नहीं आया, इसमें भी इनका ये बॉन्ड टूटेगा एंड फाइनली ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट किससे अटैच होगा? हम कह सकते हैं इतना पार्ट ये इसके 3 डैश से अटैच होगा। उसके बाद फिर देखो लगातार दिख रहा है ना आपको, ये 5 डैश है, इसका 3 डैश है, 3 डैश से एक नया न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ है, फिर इसके 3 डैश पे एक नया न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ है। तो दिख रहा होगा, यही रीज़न है से 5 डैश और 3 डैश कहते हैं, ठीक है। तो फॉस्फो एस्टर लिंकेज आपको दिख रहा है इनमें। बाकी ये जब लाइन लगातार 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश चलता रहता है ना, इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए, जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है वो ऑलवेज कहाँ से कहाँ होता है? वो हमेशा होता है 5 डैश टू 3 डैश। नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा 5 डैश पे 3 डैश पे आके अटैच होता है, क्योंकि वहाँ पे फ्री OH होता है, ठीक है। थर्ड कार्बन पे फ्री OH प्रेजेंट होने की वजह से नया न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होता है। सो एवरी न्यू न्यूक्लियोटाइड विल ऑलवेज ऐड ऑन 3 डैश पोजीशन ऑफ पेंटोस शुगर। तो हमेशा थर्ड डैश कार्बन पे ही आपका नया न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होता है, ठीक है। अब आता है द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन कौन है? तो शुगर एंड फॉस्फेट को बोलते हैं कि वो बैकबोन है, ठीक है। बाकी ये ना फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, तो आपको बिल्कुल डिट्टो याद ही करना पड़ेगा, रटना बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन कि ये इसमें कितने बेसिस हैं? जैसे ये इसमें कितने बेसिस हैं? ये इसमें कितने बेसिस पेयर हैं? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन अभी 2 साल में लगातार पूछा गया, एक तो इसके बारे में और एक इसके बारे में, कि ये था कि टोटल बेस पेयर कितने होते हैं डिप्लॉयड में और कितने बेस पेयर होते हैं हैप्लॉयड में, अगर ह्यूमन की बात पूछी जाए तो। तो अगर डिप्लॉयड की बात की जाए कि एक सेल के अंदर उसमें कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो बोलोगे 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। और इस पर एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर प्रेजेंट हैं, तो बताओ उसकी लेंथ कितनी होगी?
तो आपको पता है उनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है 3.4 नैनोमीटर, तो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2.2 मीटर आ जाएगी लेंथ। ओके, बाकी इससे मल्टीप्लाई करो तो 1.1 मीटर आ जाएगी लेंथ, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, बाकी ई कोलाई का ध्यान रखना जरूरी है। बाकी ये पूछा तो नहीं गया है, फिर भी आप इसे याद कर सकते हो कि कितने कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। चलो आगे। अब ये अरविंद चारगव थे जिन्होंने ये बताया था कि जो भी आपका डीएनए होगा, तो डीएनए में के सामने अगर प्योरिन है तो उसके सामने हमसे क्या आएगा पायरिमिडिन, मतलब अगर एडेनिन है तो उसके सामने थाइमिन आएगा, अगर ग्वानिन है तो सामने हमेशा साइटोसिन आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्योरिन के सामने से क्या आएगा पायरिमिडिन, और इनका अमाउंट हमेशा इक्वल रहता है। तो एडेनिन प्लस ग्वानिन और बराबर है साइटोसिन प्लस थाइमिन। अब प्योर नेचर में क्या क्या होती है, आग होता है, पानी होता है। तो अब ध्यान रखिएगा प्योर क्या होता है आग, आग तो आग से ए और जी। ठीक है, तो ध्यान रखिए आग, आग जो है प्योर है तो प्योरिन में आता है, और पायोन क्या आता है सी ए टी। ठीक है, सॉरी सी और प्लस टी। और एक क्वेश्चन भी आता है कि हाँ ये ध्यान रखिएगा ए प्लस जी अपॉन में सी प्लस टी बराबर है 1 के। ये चीज़ और ए प्लस जी प्लस सी प्लस टी बराबर है किसके 100%। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी कैसे पूछते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा कि हमेशा एडेनिन के सामने क्या आएगा थायमीन, और ग्वानिन के सामने क्या आएगा साइटोसिन। तो और ये जो इनमें आपको बॉन्ड दिखा रहा हूँ, ये बॉन्ड कौन से होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, फिर अब आता है कि 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आया था। डबल हेलिक्स मॉडल का मतलब क्या कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड है। ये किसने बताया था, तो ये बताया था जेम्स वॉटसन ने एंड फ्रांसिस क्रिक ने। कब की बात है 1953 की बात है, ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। हाँ, अब इन्होंने किस बेसिस पे ये बताया कि जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, कोई तो बेसिस लिया होगा। तो उन्होंने एक तो एक्सरे का एक डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस किया था किसने, रोजलिन फ्रैंकलिन ने एंड मॉरिस विल्किन ने। इन दोनों का जो डेटा था मॉरिस विल्किन और रोजलिन फ्रैंकलिन, एक्सरे डिफ्रैक्शन का डेटा प्लस चारगफ ने कुछ रोल दिया था, उस बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि डीएनए इज़ अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो डीएनए इज डबल हेलिक्स, डीएनए डबल स्टैंड आर एंटी पैरेलल, एक दूसरे के एंटी पैरेलल तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन आएगा, थाइमिन के सामने हमेशा एडेनिन आएगा, और ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन आएगा, और साइटोसिन के सामने हमेशा ग्वानिन आएगा। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री। और एंटी पैरेलल का मतलब क्या है कि अगर दो स्टैंड है, अगर ये 5' से 3' है तो ये 3' से 5' होगा। तो ये डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो आप बोलोगे डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। किस बेसिस पे दिया था तो नाम याद रखना। हाँ, एक्सरे का डिफ्रैक्शन डेटा कलेक्ट किया था, और उन्होंने किसने कलेक्ट किया था रोजलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन ने। उसके बाद चारगफ रूल के बेसिस पे। अब ये आता है कि अगर किसी भी डीएनए को देखते हो तो ये तो ध्यान रखना कि भाई 5' तो 3' होता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि एडेनिन के सामने हमेशा क्या आता है थाइमिन आता है, और ग्वानिन के सामने हमेशा क्या आता है साइटोसिन, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब मुद्दा ये है कि एक और जो एक से एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, तो एनसीईआरटी में नैनोमीटर के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो वो लोग 0.34 नैनोमीटर। ओके, तो बताते हैं कि टोटल, हाँ एक चीज़ और भी थोड़ा एक्स्ट्रा है, बुक में तो नहीं लिखा है एनसीईआरटी में आपके, हाँ यहाँ से यहाँ तक कि ये आपका डीएनए का स्टैंड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमीटर मतलब लेंथ कितनी होती है, तो वो 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और एक चीज़ और कि एक हेलिक्स में या पूरा बोलो ना, जैसे मान लो ये ऐसे डीएनए ऐसे होता है, तो ये जैसे मान लो यहाँ से लेकर यहाँ, इसको पूरा एक हेलिक्स और पिच बोलते हैं। तो इनमें टोटल कितने बेस पेयर्स होते हैं, तो टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। आपको पता है कि एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है 0.34 नैनोमीटर। तो जब 0.34 नैनोमीटर को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यह एहसास होगा कि एक हेलिक्स या एक
पिच का डिस्टेंस कितना होता है 3.4 नैनोमीटर। ओके, तो चलिए हाँ ये हो गया। और बाकी ये कुछ कन्वर्जन्स हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर के और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि जो आपका डीएनए होता है वो राइट आर्म टर्न होता है, मतलब राइट हैंड टर्न होता है। और अगर बात करें कि हर एक, जैसे मान लो ये एक बेस पेयर था, तो अगला बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो एंगल होता है, वो 36 डिग्री का होता है। फिर अगले में 36, फिर अगले में 36, फिर अगले में 36। तो पूरा 36 से स्टार्ट होके वो प्रॉपर, क्योंकि 10 होगा तो 360 टर्न कर जाता है। फिर उसके बाद फिर अगला आता है हेलिक्स। ठीक है ना, ये कुछ फीचर्स हैं डीएनए के। फीचर्स क्या है कि जो डीएनए है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ है। अगली चीज़, बोथ चेन रन इन एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल का मतलब बताया था मैंने आपको जस्ट ऊपर अभी, कि अगर ये 5' से 3' है तो ये 3' से 5' है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी। और देखो क्या है, एक है अगर 5' से 3' तो अगला क्या होगा 3' से 5'। ठीक है, फिर प्योरिन हमेशा किससे बॉन्ड बनाता है, पेयरिंग करता है, वो पायरिमिडिन होता है। और प्योरिन बताया था नेचर में आग प्योर है। फिर बोथ चेन इज़ राइट हैंडेड कॉयल, जो दोनों चेन होते हैं वो राइट हैंडेड कॉयल पे होते हैं। फिर ये पिच का टोटल लेंथ कितना होता है 3.4 नैनोमीटर, और एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, और बेस पेयर स्टॉक्ड विथ ईच अदर विच कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो आपको बोल दे कि एडेनिन का अमाउंट 20% है, और आपसे पूछा कि साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन कितना होता है। तो ध्यान रखना है एडेनिन हमेशा इक्वल होगा थायमिन के। तो अगर एडेनिन बराबर है 20% तो थायमिन 20% होगा। जैसे मैंने बताया था कि ये प्लस ये बुला रहे हैं 100% के। तो एडेनिन पता है 20, थायमिन पता है 20, और आपको ये पता है कि ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं ये x, ये भी x, और प्लस 100, तो x प्लस x 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता है कि ये 100 होता है, ये 20 40, तो 100 में से 40 गया, बचा कितना 60, और ये क्या है 2x। तो जब x को रहने दोगे तो कितना रहेगा 30। तो आपका साइटोसिन 30 और ग्वानिन भी 30। ओके, आसान क्वेश्चन होता है ये। हाँ, अब आता है सेंट्रल डोगमा। तो सेंट्रल डोगमा किसने दिया था, और ये 1958 में दिया था। किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। अब इसमें क्या बताया गया था, तो देखिए इसमें बताया गया था कि जो भी इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो हमेशा सबसे पहले डीएनए से डीएनए बनता है, इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से आरएनए बनता है, इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसे बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। उन्होंने बताया था कि डीएनए से हमेशा डीएनए बनता है, तो उसे बोलेंगे रेप्लिकेशन सॉरी। उसके बाद डीएनए से आरएनए बनता है, इसे बोलेंगे कि ये ट्रांसक्रिप्शन है। उसके बाद आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, फिर ये देखो डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। ओके, एक चीज़ और भी है, एनसीईआरटी में बस नाम लिखा हुआ है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो सेंट्रल डोगमा को अपोज करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया 2021 में कि मतलब ये कुछ ऐसा था, बताता हूँ मैं क्या था। सबसे पूछा गया था कि बताओ ये ए क्या होगा, ये बी क्या होगा, और हु प्रपोज्ड, शायद मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो गया, ये ऐसे था, ये था कि ए क्या होगा, ये बी क्या होगा, सी क्या होगा, एंड हु प्रपोज डी क्या होगा। तो ए तो भाई ट्रेप्लिकेशन था, बी तो ट्रांसक्रिप्शन था, सी तो ट्रांसलेशन था, एंड डी था
फ्रांसिस क्रिक। अगर मान लो लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ जाता है फ्रांसिस क्रिक के बारे में, अगर ये पूछ ले कि इन विच ईयर इज़ प्रपोज्ड, तो 1958 पूछ सकता है। अब आता है, ये एनसीईआरटी में तो नहीं है, बस हल्का सा नाम आप पढ़ सकते हैं, एच टेमिम एंड डी बाल्टीमोर। इन्होंने ये बताया था कि भाई जो आप अब तक ये पढ़ते आ रहे हो कि डीएनए से डीएनए बनता है ना, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो उसका उल्टा भी होता है। उल्टा मतलब ये है कि आरएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से बाद में आरएनए बनता है, फिर आरएनए से बाद में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि कौन शो करते हैं, रेट्रोवायरस। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो ये प्रोसेस करता है। एनसीईआरटी में बस लिखा हुआ है रेट्रोवायरस, जो कि आप आगे जब एड्स का टॉपिक पढ़ोगे ना, तो एड्स वाले टॉपिक में समझाया गया है कि कैसे कौन ऑर्गेनिज्म ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करता है। तो बोलोगे रेट्रोवायरस ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, और उनमें स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि देखो आपके एक सेल के अंदर करीब करीब कितने बेस पेयर्स होते हैं, 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और आपके एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.2 मीटर लेंथ हो जाएगी। तो देखो ह्यूमन जीनोम, तो ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं, बता दिए, 6.6 10⁻9 बेस पेयर। फिर एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी 2.2 मीटर। ओके, ये बात आ रही है डिप्लॉयड सेल की। अगर हम बात करें हैप्लॉयड की, तो हैप्लॉयड सेल्स का हाफ कर देना, 1.1 कर देना, और क्योंकि उसमें बेस पे कितने होते हैं, वही 3.3 से करके। तो चलो अब आगे। तो अब देखो, क्योंकि डीएनए की लेंथ तो इतनी लंबी है, और हमारा न्यूक्लियस साइज कितना होता है, हमारा न्यूक्लियस साइज बहुत छोटा होता है। छोटा भी कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर तक छोटा होता है। बाकी मैंने हैप्लॉयड को बता दिया कितना होता है, ठीक है। अब ये याद करनी जो होता है कि ई कोलाई में बता रखा है ना कि ई कोलाई की टोटल जो लेंथ होती है डीएनए की, वो होती है 1.36 mm। तो आप सब जब बताओ कितने बेस पेयर्स होंगे, तो बेस पेयर देखो 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स होते हैं। बाकी इसको मल्टीप्लाई करो तो अपने आप आ जाएगा। तो अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, या आप 9 से पढ़ते आते हो, एक वर्ड आता है न्यूक्लियोइड। तो जो न्यूक्लियोइड होता है वो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, उनके न्यूक्लियस पर प्रो मेम्ब्रेन होती है। पर जहाँ बात करें हम प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म की, तो उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता, तो उनके लिए नाम रखते हैं हम न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो इट पैकेज्ड फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, इट इज़ पैकेज्ड विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोटीन। क्या, ये हेल्प कर बेसिक प्रोटीन के हेल्प से बनते हैं, और ये जगह जगह बड़े बड़े लूप्स बना लेते हैं, पर इनका न्यूक्लियस प्रॉपर कवरिंग में नहीं होता, तो इसे क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोइड। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि कैसे आपका डीएनए रैप होता है, क्योंकि डीएनए की लेंथ तो भाई 2.2 मीटर होती है, और आपके न्यूक्लियस साइज तो 10⁻6 मीटर तक होता है। तो कैसे आपका डीएनए आपके न्यूक्लियस में जाके फिट होता है, वो चीज़ पढ़नी है आपको, ठीक है। तो चलिए, तो देखो पहली बात तो डीएनए की लेंथ बता दी मैंने, 2.2 मीटर होती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। उसके आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनए तो नेचर में नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ, पहली बात तो नेगेटिव चार्ज होता भी क्यों है, तो ध्यान रखिएगा, जो डीएनए है वो नेचर में नेगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, जो कि नेगेटिव चार्ज शो करता है। फिर हमें ये बताओ कि हमें तो लपेटना है ना डीएनए को, हमें उसे पैक करके, क्योंकि इतना लंबा है और आपका न्यूक्लियस इतना छोटा है, तो कैसे आप इसको इसमें डालोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डीएनए की जो साइज़ है उसको छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा कैसे कर सकते हो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, इसको लपेट जैसे करके, इसको ऐसे लपेट दें, तो लपेटने से ये इस न्यूक्लियस में एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। तो बता रखा है कि पहले बार डीएनए नेचर में नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होने का रीज़न क्या है, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। अब बात ये आती है कि डीएनए को आप ना किसी ऐसे चीज़ के साथ लपेटोगे जो नेचर में पॉजिटिव होना चाहिए। तो
क्योंकि डीएनए अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर आप कोई ऐसी चीज़ पे लपेट जो खुद नेगेटिव है तो कैसे रैपिंग होगी। तो इसलिए हम डीएनए को ना नेगेटिव चार्ज जो डीएनए होता है उसको पॉजिटिव चार्ज किसी चीज़ के साथ लपेटते हैं। वो चीज़ क्या है, तो उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो ये ध्यान रखना है कि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने का रीज़न ये है कि उसमें बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, और बेसिक अमीनो एसिड में भी कौन से होते हैं, तो लाइसिन और अर्जिनिन। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि आपका जो हिस्टोन प्रोटीन होता है नेचर में वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, ड्यू टू बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में कौन होते हैं, लाइसिन और अर्जिनिन होते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि आपको पता है कि ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है, तो आप क्या करोगे, डीएनए को ऐसा करके डीएनए को लपेटोगे। तो मान लो ये ऐसे ऐसे लपेटते हो ऐसे करके, ठीक है ना। तो चलो आगे हम पढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए, हाँ एक टर्म आएगा, चलो आगे पढ़ेंगे। तो जैसे मान लो डीएनए नेगेटिव चार्ज है, आपका हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है, तो डीएनए को आप नेगेटिव पार्ट डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन में लपेट सकते हो। कैसे, देखते हैं। हाँ, तो जैसे मान लीजिए आपका, हाँ एक चीज़ और भी कि टोटल कौन कौन से अमीनो एसिड्स, कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो टोटल होते हैं 8। 8 मतलब ये है कि एक होता है H2A, एक होता है H2B, एक होता है H3, एक होता है H4। टोटल 4 नीचे हो गए, और वैसे ही एग्जैक्टली ऊपर भी ऐसे 4 होते हैं। तो टोटल 4 नीचे 4 ऊपर, उसको इकट्ठा बोलते हैं हम हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर आप डीएनए को ऐसे लपेटते हो। ठीक है ना। अब कैसे लपेटते हो, देखिए भाई, आपका ये हिस्टोन ऑक्टामर था, इस पर आपने क्या किया, इस डीएनए को ऐसा करके एक राउंड कंप्लीट किया। उसके बाद अगला राउंड भी कंप्लीट नहीं होता, उसका जस्ट बोलते हैं 3.4, सॉरी 3/4, मतलब 75% कॉलिंग उसको आगे लपेट देते हैं, आगे भेजते हैं। ये कोई ऐसे को मान लो ऐसे करके, मतलब ये है। ठीक है, तो आपने एक राउंड पूरा कंप्लीट किया यहाँ पे। उसके बाद अगले राउंड में आप पूरा कंप्लीट नहीं करते, यहाँ से नीचे ले आते हो। मतलब एक राउंड पूरा और अगला 3/4 या 1.75 राउंड कंप्लीट कर रहे हो, एंड फाइनली अगले पे अगला मान लो यहाँ पे एक और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, 1 2 3 4। तो इसको लपेटोगे, कैसे करोगे, यहाँ से एक राउंड लिया, यहाँ पे आया, फिर अगले में ऐसे नीचे ले आए। ठीक है ना। तो जो भी है आपका, तो अब एक चीज़ और है, जब आप ऐसे डीएनए को लपेटते हो ना इसके ऊपर, तो एक चीज़ होती है जो उसको बंद कर देती है। जैसे जिसके बाल लंबे लंबे बाल होते हैं, तो अगर वो बाल को लपेटना चाहता है तो उसको एक क्लिप लगानी पड़ती है ताकि वो खुले ना। उसी तरह से यहाँ पे होता है H1 प्रोटीन। तो ये आपका H1 प्रोटीन है। ये सब इकट्ठा होके इन्हें कहा जाता है, ये न्यूक्लियोसोम है। क्या है, न्यूक्लियोसोम है। ओके, अब आगे जाके ना देखो, ये न्यूक्लियोसोम तो है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम ऐसे होते हैं, तो इनको और फर्दर रैप करना पड़ता है। तो जो रैप करने में हेल्प करते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो कि आपके इन न्यूक्लियोसोम को और क्लोज ला देता है, एंड वो और फाइनली क्लोज आते हैं एंड बन जाते हैं क्रोमेटिन फाइबर। एंड क्रोमेटिन फाइबर और कॉम्पैक्ट होता है और बन जाता है क्रोमोसोम। ये मैंने आपको पढ़ाया है, दिखाता हूँ आपको एक बार। हाँ, उससे पहले एक और चीज़, ये चीज़ मैंने आपको बताई है 1/3/4। उसको आता है कि जब भी जो भी आपका डीएनए रैप हो रहा होता है, तो उनमें से कुछ पार्ट प्रॉपर रह जाता है या प्रॉपर लिपट जाता है। तो जो लिपट जाता है ना, ये वाला पार्ट मान लो लिपट गया, और ये पार्ट अभी फ्री है, डीएन डबल स्टैंडर्ड, ये लिपट गया, और ये आपका फ्री है, फिर ये लिपट गया, और फिर ये फ्री है। तो जो पार्ट यहाँ पे हो रखा है ना, मतलब लिपटा हुआ है, उस पार्ट को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव है, क्योंकि वो आगे जाके डीएनए से डीएनए नहीं बना सकता। पर अगर इस पार्ट की बात की जाए तो ये डीएनए से आगे जाके आपको ऐसे करके 2 डीएनए दे सकता है। तो हम बोलते हैं कि ये जो पार्ट अभी लिपटा हुआ है वो ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव है। ठीक है, तो ये पार्ट कैसा है, ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव। प्लस एक और वर्ड यूज़ करते हैं, ये डार्क स्टेन है। जब आप इस पर कलर डालोगे ना, क्योंकि डीएनए बहुत क्लोज है, तो कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, पर अगर इस पर कलर डालोगे ना तो ये कम एब्जॉर्ब करता है।
तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव एंड प्लस बोलते हैं लाइट स्टेन है। तो देखो इनके लिए बोला गया ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव और इनके लिए बोला गया क्या ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव। फिर दूसरी बात, ये इस पे जब कलर डालोगे तो ज़्यादातर कलर को काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हो, तो बोलेंगे डार्क स्टेन है। और इस वाले पार्ट को बोलोगे ये लाइट स्टेन है। बाकी आपके लिए नाम में रखना पड़ेगा, ये हेट्रोक्रोमेटिन है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। वहीं इसको बोले इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को क्या बोलोगे यू क्रोमेटिन। आई थिंक आपको समझ में आ गया हुआ है। बाकी ये चलो थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा मैंने, ये डायग्राम बनाया हुआ है। चलो जैसे पहले ये आपका डीएनए ये 2 नैनोमीटर का है, बाद में थोड़ा ये ऐसे कंडेंस हुआ तो 10 नैनोमीटर का हो गया, फिर वो और कंडेंस हुआ तो 30 नैनोमीटर का हो गया, और 400 फिर 700 फिर 1400, करीब करीब 1400 पे आने पे हम बोलते हैं कि आपका क्रोमोसोम बन चुका है। तो जो कम कंडेंस होता है वो यूक्रोमेटिन, जो ज़्यादा कंडेंस होता है हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, बाकी डिफरेंस देख लेना। इनिशियल कंडेंसेशन कौन हेल्प करता है, हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद कौन करता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, उसको फर्दर और कॉम्पैक्ट मतलब पास लाता है। ये लेस कंडेंस होते हैं, ये मोर कंडेंस होते हैं। ठीक है, और यूक्रोमेटिन लेस कंडेंस, हेट्रोक्रोमेटिन मोर कंडेंस। ये ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव होते हैं कौन, यूक्रोमेटिन, और ये कैसे होते हैं इनएक्टिव। और ये लाइट स्टेन होते हैं और ये डार्क स्टेन होता है। ये डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे बहुत कॉमनली। ठीक है ना। फिर कुछ बातें हैं जो कि आपको आगे भी मिलेंगी कि डीएनए या आरएनए में से कौन ज़्यादा स्टेबल है और रीज़न क्या है, क्यों वो स्टेबल है या क्यों वो अनस्टेबल है। तो आपका जो डीएनए होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। रीज़न ये है कि इस कार्बन इस पे ना ओ नहीं है, पर इस पे ओ प्रेजेंट होता है। ओ प्रेजेंट होने की वजह से वो थोड़ा रिएक्टिव है और ये कम रिएक्टिव है। और यही रीज़न है कि हम बोल सकते हैं। हाँ एक चीज़ और, आगे एक टॉपिक मिलेगा कि क्यों डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है, कोई और चीज़ क्यों नहीं है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसलिए है क्योंकि वो ना इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, पर आरएनए ना इन्फॉर्मेशन सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हमें ऐसा भी चाहिए जो डीएनए को, जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करे और ट्रांसफ़र भी करे। ये जान मानते हैं कि आरएनए इज़ अ बेटर ट्रांसफरिंग मटेरियल, बट आरएनए इज़ ओनली यूज फॉर ट्रांसफर्मिंग इंफॉर्मेशन, नॉट फॉर स्टोरिंग। तो यही रीज़न है कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल नॉट आरएनए, बिकॉज डीएनए इज़ storing information and also transfer the information to next DNA and RNA। तो ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम को उससे काफ़ी तक मैच हो जाएगा कि जैसे मान लो आपका डीएनए है। ठीक है, डीएनए में ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं कौन कौन से, H1 H2, मतलब ये 1 2 3 4 में लिख दिया होता ना, H2A H2B H2B और H3 और H4। ये टोटल 4 हिस्टोन है प्रोटीन है। ये 4 नीचे एग्जैक्टली 4 सेम ऊपर होते हैं। तो ये हिस्टोन है, टोटल 8 होते हैं, इसलिए उन्हें हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। जब हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर आप डीएनए से लपेट देते हो ना, तो उनके लिए हम नाम रखते हैं न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम आगे 1 2 ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, इन्हें बोलते हैं ये कॉइल्ड हो गया एंड फाइनली सुपर कॉइल्ड होता है तो बनता है क्रोमेटिन फाइबर। एंड क्रोमेटिन फाइबर क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, ये देखिए। और यही क्रोमोसोम आपके सेल के न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।